हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीव और समष्टियाँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जीव और समष्टि क्या है इनकी जानकारी मैंने दिया और साथ में पूरी धरती में कितने टाइप के बायोम्स हैं उनका भी मैंने आपको प्रकार बताया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं प्रमुख अजैव कारक। देखिए, जो भी पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र होता है इकोसिस्टम, वो दो मुख्य कारकों का बना होता है, जैविक कारक और अजैव कारक। जैव कारक में कौन होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीन भाग होते हैं। अजैव कारक मैंने बताया आपको कि प्रकाश है, तापमान है, जल है, वायु है और मृदा है। ये आपके अजैव कारक में आते हैं। तो जैव कारक और अजैव कारक से मिलकर हमारा पारितंत्र बना हुआ है। तो अब हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, अजैव कारक पढ़ेंगे। पहला है इसमें तापमान। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि तापमान जीवों के वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे एरिया, ऐसे स्थान जहां पर तापमान पर्याप्त होता हो, ज़्यादा होता हो, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है, तो अगर तापमान अधिक है, सूर्य का प्रकाश तेज है और पानी भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश होती हो, तो फिर वो अच्छे से वृद्धि करेंगे वहाँ पर पादप, और पादपों के वृद्धि करने से वहाँ पर जंतु भी बढ़िया से वृद्धि करेंगे। लेकिन जिन स्थानों में तापमान कम रहता है और बारिश भी बर्फ के रूप में रहता है या नहीं रहता है, तो फिर वहाँ पर पौधे अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे, और जब पौधे अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पर जंतु भी विकसित नहीं हो पाएंगे। पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है तापमान। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलते रहता है। ये तो आप जानते हैं, ठंड में ठंडी रहती, गर्मी में गर्मी रहती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी में हम अक्षांश रेखा खींचते हैं तो ठीक बीच में होता है भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर और नीचे, यानी कि उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में आप आगे बढ़ते जाते हो तो वैसे ही तापमान कम होने लगता है। भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस भूमध्य रेखा पे तापमान सबसे ज़्यादा होता है, और इसके 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे तक तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद 40 है, 60 है, 80 है, इन डिग्रीज में आप जाते जाते हैं ऊपर नीचे तो एकदम से तापमान कम होने लगता है और इधर बर्फ मिलने लगता है, और उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में तो सिर्फ बर्फ ही है, आपको पता है। वैसे ही आप मैदान से पहाड़ों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं, तो आपको बता दें, अगर आप 1000 मीटर ऊपर जाते हैं, मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। यानी आपका जो हिमालय है, जो 8800 मीटर ऊंचा है, मतलब करीब करीब 9000 मीटर ऊंचा है समझ लो, तो वहाँ पर जाते तक करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाएगा। इसलिए हिमालय पर्वत में हमेशा बर्फ रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ऊपर जाने पर। और आप हवाई जहाज़ में या किसी प्लेन वगैरह में ऊपर जाते हैं तो भी आपको वो ठंडक बर्दाश्त करनी रहती है, लेकिन हवाई जहाज़ का जो स्ट्रक्चर है ऐसा बना रहता है कि अंदर के यात्री को ठंडक महसूस नहीं होती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ही तापमान घटते रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुंगता यानी अल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तापमान अवशून्य यानी सब जीरो से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। क्या लिखा है ध्यान समझिए। ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, और उच्च तुंगता यानी अल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, अवशून्य, शून्य से नीचे चला जाता है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय हैं, जिनको हम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कहते हैं, जैसे हमारे जो मरुस्थल हैं यहाँ के भारत के, या ज़्यादातर जगह हैं भारत के, वहाँ पर गर्मी के दिनों में 50 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है। आपको बता दें कि भारत में ही थार मरुस्थल में, जो राजस्थान का है, 58 डिग्री तक अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप उसमें खुले छोड़ दिए जाएं तो आप कुछ ही मिनटों में
एकदम भूंज जाएंगे, एकदम एकदम खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ बेजोड़ आवाज भी हैं, जैसे कि गर्म झरने और गहरे सागर के उष्ण जल निकास, जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। आपको बता दें कि गर्म पानी के झरने होते हैं जिनको हम हॉट सल्फर स्प्रिंग्स कहते हैं, जहां पर गर्म पानी ऐसे उबलता हुआ निकलता है जमीन से, क्योंकि उसके नीचे ज्वालामुखी होती है, उसके कारण से पानी गर्म होकर निकलती है। और ऐसा ही सागर के अंदर भी होता है, समुद्र के अंदर, वहाँ भी ज्वालामुखी जहाँ पर रहता है वहाँ पर से गर्म पानी निकलती है, और उस पानी के मतलब वो समुद्र में वो जहाँ से गर्म पानी निकल रहा है उसके आसपास का पानी बहुत गर्म हो जाता है, 80 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री तक हो जाता है। यह सामान्य ज्ञान है कि आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते हैं और न हो सकते हैं, क्योंकि आम के पेड़ ऐसे फैले होते हैं, इनको अधिक तापमान अधिक सूर्य प्रकाश चाहिए, तो वो वहाँ नहीं मिलेगा। दूसरा, वहाँ बर्फ गिरेगी तो बर्फ से वो पेड़ जो है नहीं बच पाएगा और वो टूट के गिर जाएगा। इस कारण से हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते, क्योंकि हिम चीते का मतलब है कि जो बर्फ के आसपास रहेगा, जो ठंडे जगहों पे रहेगा, और केरल इतना गर्म जगह है। और ट्यूना मछली महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है, क्योंकि ट्यूना मछली जो है, ट्यूना फिश, ये जो है थोड़े ठंडे इलाके में रहता है, और अगर मतलब मीडियम टेम्परेचर में रहता है। अगर ज़्यादा ठंडे या ज़्यादा गर्म एरिया में जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अच्छी तरह से सराह सकते हैं जब आपको पता चले कि यह प्रकीर्णों यानी एंजाइम्स की बल गति काइनेटिक्स को प्रभावित करता है, और इसके द्वारा आधारी उपापचय जीव के अन्य कार्यकी प्रकारों तथा उनकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। देखिए, आपको ये बात पता है कि जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो पादप हैं या जंतु हैं, उनके शरीर की सारी क्रियाएं एंजाइम्स के बल पे चल रही हैं, और एंजाइम की क्रियाविधि, उसकी क्रियाशीलता तापमान पे निर्भर होती है। अगर तापमान अनुकूल है, ज़्यादातर एंजाइम 20, 25, 30 डिग्री में बढ़िया काम करते हैं, तो उस तापमान पे वो एंजाइम बढ़िया काम करेगा, वो जीव अच्छे से जीवित भी रहेगा और अच्छे से वृद्धि भी करेगा। लेकिन मान लो तापमान बहुत कम होने लगता है, और तो ये एंजाइम की क्रियाशीलता कम होने लगती है, और ज़्यादा होने लगती है 40-45 से ज़्यादा, तो भी क्रियाशीलता कम होने लगती है। मतलब ये है कि एवरेज तापमान वाले जगहों पे एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे तो वो जीव भी बढ़िया से वृद्धि करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा ठंडे या ज़्यादा गर्म इलाके में आप रहते हैं तो वहाँ के एंजाइम्स को काम करने में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि उनके शरीर में कुछ अनुकूलन आ जाता है, उनके एंजाइम्स में कुछ अनुकूलन आ जाता है, जिससे वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन उतना सही तब भी काम नहीं कर पाते हैं जितना कि इधर नॉर्मल टेम्परेचर में काम करते हैं। ऐसा है। कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं। ये पृथुताजापी यानी यूराथर्मल कहलाते हैं। मतलब क्या लिखा है, देखिए इसको जरा ध्यान समझिए। व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, मतलब तापमान बहुत कम और बहुत ज़्यादा होता हो जहाँ पर, जैसे कि हमारा एरिया है, ये छत्तीसगढ़ है, एमपी है, इनमें ठंड के दिनों में टेम्परेचर 4-5 डिग्री तक उतरता है, कुछ इलाकों में तो 0 तक भी उतरता है, और गर्मी के दिनों में तापमान 49 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंचता है। तो इन इलाकों में टेम्परेचर का जो कम ज़्यादा होना है वो करीब 40-50 डिग्री कम ज़्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थिति को सहने के लिए ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए। ऐसे जीव जो इन परिस्थितियों में रहते हैं उन्हीं को अपन पृथुताजापी या यूराथर्मल कहते हैं, मतलब जो ज़्यादा रेंज को सहन कर सकते हैं, कम ज़्यादा में ज़्यादा रेंज को सहन कर सकते हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश तापमानों की कम परास में ही रहते हैं। ऐसे जीव तनुतापी या स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। जैसे ठंडे इलाके में आप जाइए, यूरोप वगैरह में, तो आप देखेंगे कि वहाँ तापमान का परास कम है, भले ही वो चाहे माइनस में रहता हो, प्लस में थोड़ा बहुत जाता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है। तो ऐसे जगहों के जो जीव हैं वो उसी स्थिति को सहन कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तापमान को तो मर जाएंगे,
तो कम रेंज को सहन कर पाते हैं, ऐसे को स्टेनोथर्मल कहते हैं। विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी तापीय सहन शक्ति पर निर्भर करती हैं, क्योंकि कोई जीव कहां पर रहेगा यह उसकी सहनशीलता पर निर्भर करेगा। अगर वो ज़्यादा सह सकता है तो ऐसे जगहों पे रहेगा जहाँ पर टेम्परेचर का रेंज ज़्यादा है, उससे उनको फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग सीजन में तापमान का वेरिएशन ज़्यादा होता है तो उनको अपनी क्रियाएं अलग ढंग से करने का मौका मिलता है और अधिक प्रकाश भी मिलता है उनको, तो उनसे वो ज़्यादा वृद्धि कर पाते हैं, तो ये फ़ायदा भी होता है। लेकिन अगर वो कम रेंज सहन कर सकते हैं तो फिर ऐसे एरिया में रहना पड़ेगा उनको। क्या आपके ध्यान में कुछ पृथुतापी और तनुतापी प्राणियों और पादपों के नाम आते हैं? तो जितने भी पादप और जंतु हमारे इलाके में हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, इनमें जो है पृथुतापी है और जो हिमालय तरफ रहते हैं वो तनुतापी है, क्योंकि वो कम रेंज को बर्दाश्त करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर ऐसे बहुत रेंज हो जाए ऐसा नहीं सहन कर पाते। भले ही ठंड ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेंज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाल ही के वर्षों में धीरे धीरे बढ़ते हुए औसत भूमंडलीय तापमान पर चिंता बढ़ी है। यह हम पर्यावरण के अध्ययन में हम आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर 16 आखिरी चैप्टर है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज करके एक चैप्टर है, पर्यावरणीय कुछ इश्यूज, उनमें हम पढ़ेंगे। तो हम ये देखेंगे कि भूमंडल का तापमान कैसे बढ़ रहा है और इस तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो बर्फ जमी है उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में, वो पानी नदी के जरिए समुद्र में आके समुद्र बढ़ रहा है, तो बहुत सारे शहरों के डूबने का खतरा हो गया है। अगर यह बढ़ोतरी जारी रही तो क्या आपको आशा है कि कुछ जातियों के वितरण का दायरा प्रभावित होगा? यस, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ठंडी थी वहाँ के जीव जंतु वहाँ पर मर सकते हैं क्योंकि गर्मी हो जाएगी, और जिधर से गर्मी वाले जीव जंतु हैं उन इलाकों में चले जाएंगे जहाँ पर ठंडी थी पहले, क्योंकि अब वो इलाका गर्म हो गया। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब दूसरा कारक है जल। तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला जल एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था और यह बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी धरती में पानी जो है 70-72% है और हमारा शरीर भी 70-72% पानी का बना हुआ है। सोचिए कितना ज़्यादा उन दोनों के बीच में संबंध है, दोनों के बीच में कोरिलेशन है। ठीक है, मतलब हम लोग करीब एक पानी भरे हुए बाटल जैसे हैं जो पौन भरा हुआ है, और इसमें 12% जो है वो एक तो 72% आपका जल है, जल, वायु, अग्नि और मृदा, ये सब चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो अग्नि करीब 6% है, वायु करीब 12% है, ऐसा करके अलग अलग परसेंटेज है उसका। तो आप देखिए कि पानी में ही सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी, आज से करीब 3 अरब साल पहले, और वहीं से विकसित होते होते जल से बाहर भी आए हैं, जल में भी रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु विकसित हुए हैं। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही जीवों का वहां रहना संभव है। मरुस्थल 2 प्रकार के हैं, ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल जहां पर पानी है ही नहीं, ठंडा मरुस्थल जहां पर बर्फ ही बर्फ है, दोनों में ही पानी उपलब्ध नहीं है। तो इन दोनों जगहों पे पानी की बहुत कमी है। तो ऐसे जीव जंतु कुछ गिने चुने ही वहां पर रह सकते हैं जिनको पानी की लगभग नहीं आवश्यकता होती, बहुत कम आवश्यकता होती है, तभी वो जीव जंतु वहां पर विकसित हो सकते हैं। ज़्यादा पानी, जैसे हम लोग हैं कि हम दिन भर में 10 लीटर पानी पी रहे हैं, उतने में तो वहाँ वो लोग पूरे आधे जीवन या एक जीवन निकाल लेंगे उतने पानी में। तो ऐसे जीव ही वहाँ पर जीवित रह सकते हैं जो कम पानी में रह सकते हैं। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। आप सोचते होंगे कि महासागरों, झीलों और नदियों में रहने वाले जीवों को जल संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा। ऐसी बात नहीं है। महासागर में जो पानी है वो लवण जल है, आपको पता है, और लवण जल को अवशोषित करना बहुत मुश्किल काम है, और शरीर के पानी को बाहर जाने से रोकना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। नदियों में, तालाबों में, सरिताओं में जो जीव जंतु रहते हैं वो भी सूखे कंडीशन को झेलते हैं। गर्मी के दिनों में सूख जाता है पानी, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, तो उसमें बहने का खतरा हो जाता है।
मतलब ये है कि इनमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो सच नहीं है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणता यानी रासायनिक संगठन पीएच महत्वपूर्ण होता है और ये लगातार बदलता है। पीएच है, लवणता है, ये लगातार उनमें बदलते रहता है। लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई। तो लवणता कितनी है? तो देखिए, सबसे कम लवणता तो हमारे फ्रेश वाटर जिसको हम बोलते हैं स्वच्छ जल, जैसे नदी है, तालाब है, झरने हैं। उसके बाद समुद्र है। समुद्र में लवण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा जो है दलदली क्षेत्रों में होता है। दलदली क्षेत्रों में, जिनको मार्सी प्लेसेस कहा जाता है, मैनग्रोव कहा जाता है, वहाँ पर लवण की मात्रा करीब करीब 100% है, अत्यधिक लवण है। तो उसको हम ब्रेकिश वाटर कहते हैं। समुद्री जल को मेरीन वाटर कहते हैं, दलदली जल को ब्रेकिश वाटर कहते हैं। अंतःस्थलीय जल में 5% से भी कम। ये देखिए, मतलब 1000 में से 5 कम, मतलब 5 से भी कम, प्रतिशत नहीं हुआ बल्कि वो 0.5 हुआ, 0.5%। समुद्र में 30-35 है, देखिए 1000 में से, और अति लवणीय नमूनों में 100 से भी अधिक है। और अति लवणीय कहाँ पर मिलेगा आपको? वही दलदली इलाकों में, मैनग्रोव। भारत में भी एक जगह मैनग्रोव प्लांट है, मैनग्रोव एरिया है, वो है वेस्ट बंगाल। वहाँ पर सुंदरबन बोलते हैं उसको, वहाँ बहुत दलदल है। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, पृथु लवणी या यूराहेलाइन, लेकिन अन्य कम परास में सीमित होते हैं, जिन्हें तनु लवणी या स्टेनोहेलाइन कहते हैं। मतलब ये है कि वे जीव जंतु, पेड़ पौधे जो बहुत कम लवण से बहुत ज़्यादा लवण तक सबको सहन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं यूराहेलाइन या पृथु लवणी। और वे जो कम रेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं, या तो बहुत कम को या ज़्यादा को, लेकिन उसमें कमी बेसी नहीं होना चाहिए। अगर कम में है तो कम ही रहे, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा में है तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो उनका रेंज कम रहता है लवण सहन करने की। उनको अपन तनु लवणी कहते हैं, स्टेनोहेलाइन। बहुत से अलवणीय जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें परासरणीय ऑस्मोटिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, परासरण आपको पता है कि अगर आप किसी कोशिका को तनु जल में, तनु विलयन में या जल में आप रख देते हो तो पानी अंदर जाता है, और अगर सांद्र विलयन में रख देते हो तो पानी बाहर जाता है। तो जो समुद्री जीव हैं वहां पर लवण जल में रह रहे हैं, बाहर का जल अधिक गाढ़ा है, तो पानी ये बाहर जाने की प्रक्रिया को रोकने की व्यवस्था इनके पास है। क्योंकि अगर बाहर गाढ़ा जल है तो पानी अंदर से बाहर आना चालू कर देगा बाह्य परासरण द्वारा। तो शरीर या कोशिकाएं पानी को बाहर जाने से रोकने के लिए वहां पर व्यवस्थित है, वहां पर अनुकूलित है। तो समुद्री जीव को अगर उठा के आप स्वच्छ जल में रख देते हो तो अब पानी बाहर आने की बजाय पानी अंदर जाएगा, क्योंकि अब बाहर का जल तनु हो गया, बाहर का जो विलयन है तनु हो गया। तो पानी अब अंदर जाने लगेगा, जिसको रोकने की व्यवस्था उनके पास नहीं है, क्योंकि पानी को बाहर जाने की रोकने की व्यवस्था है, अंदर जाने के लिए रोकने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए पानी अंदर घुसते जाएगा अगर उनको स्वच्छ जल में रख देते हैं समुद्री जीव को, तो पानी अंदर घुसते चले जाएगा एंडोस्मोसिस से, अंतःपरासरण से, और वो फूल के फट जाएगा। वैसे स्वच्छ जलीय जो जीव हैं उनमें पानी अंदर जाता है फाड़ने के लिए ऑस्मोसिस द्वारा, तो उनको रोकने की व्यवस्था उनके पास है। अगर आप इनको उठा करके समुद्री जल में रख देते तो समुद्री जल पानी को बाहर खींचने लगेगा, जिसको रोकने की व्यवस्था नहीं है। तो आपके पास एक ही व्यवस्था है, या तो अंदर जाने को रोक रहे हैं या बाहर जाने को रोक रहे हैं। अब आप अपोजिट कंडीशन में रख देते हैं तो वो फिर नहीं रोक पाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। यह अलग बात है कि कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये लोग बहुत जल्दी संकुचनशील धानी विकसित कर लेते हैं स्वच्छ जल में, और पानी अंदर जाते रहता है, उसको बाहर फेंकने में सक्षम हो जाते हैं। और अगर स्वच्छ जल से उठा के उनको समुद्री जल में रख देते हैं तो ये संकुचनशील धानी विलुप्त हो जाती है और पानी को बाहर जाने से रोकने की व्यवस्था भी तुरंत कर लेते हैं। तो जनरली ये लोग नहीं मरते हैं। लेकिन बाकी जो कोशिकाएं हैं, बाकी जो जीव जंतु हैं, उनको अगर आप ऐसे विपरीत परिस्थिति में रख देते हैं तो जरूर नष्ट हो जाएंगे। अब है प्रकाश। तो प्रकाश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है।
पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सायोफाइट यानी छाया प्रिय, और दूसरे होते हैं हेलियोफाइट्स यानी कि धूप पसंद। तो वे पादप जो अधिक धूप को पसंद करते हैं, ज़्यादा धूप लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा धूप में वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े वृक्ष बना सकते हैं। तो जो बड़े वृक्ष हैं वो हेलियोफाइट्स कहलाते हैं, सन लविंग कहलाते हैं, क्योंकि वो अधिक प्रकाश चाहते हैं, सूर्य का प्रकाश। इसलिए ऐसे पौधे उष्णकटिबंधीय एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में ही विकसित हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। लेकिन वे पादप जो छाया पसंद करते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश की अधिक मात्रा को पसंद नहीं करते हैं, वो छाया में उगते हैं, नीचे उगते हैं। और ये अगर जंगल में हैं भी, मतलब गर्मी और प्रकाश वाले जगहों पे हैं भी, तो दूसरे पेड़ों के नीचे उगेंगे, नीचे साइड में उगेंगे। अब जो कम प्रकाश चाहता है उसमें प्रकाश संश्लेषण भी कम होता है, उनमें वृद्धि भी कम होती है, इसी कारण से वो कमजोर पादप हो जाते हैं। तो जो छोटे पादप हैं जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, कुछ टेरिडोफाइटा है, ज़्यादातर टेरिडोफाइटा है, वो सभी छाया पसंद पौधे हैं। एंजियोस्पर्म में भी, जिम्नोस्पर्म में भी छाया पसंद बहुत सारे पौधे हैं। लेकिन वो जो बड़े विशालकाय वृक्ष बन जाते हैं उनमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के वे पादप हैं जो अधिक सूर्य के प्रकाश को चाहते हैं, और वो उसी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ही ज़्यादा विकसित हो पाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आप तभी कर सकते हो जब आपको धूप मिलेगी। अगर धूप नहीं मिलेगी तो आप प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे? इसलिए हम जीवधारियों के लिए, विशेष रूप से स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स के लिए प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं। मतलब जो स्वपोषी है वो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, अगर उनको धूप नहीं मिलेगा तो नष्ट हो जाएंगे। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, शाख और झाड़ियां बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित है। तो जो कम प्रकाश चाहते हैं, छोटे पौधे हैं, वो कम प्रकाश में ही अपने लिए पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि उन पर सतत लंबे वितानमय पेड़ों की छाया रहती है। वितानमय, देखिए जो बड़े पेड़ हैं वो उनके ऊपर छाया किए हुए हैं, तो इसलिए वो कम प्रकाश में भी अपना प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में कर लेते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार। बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तकालिक यानी फोटो पीरियोडिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। फोटो पीरियोडिज्म क्या है, दीप्तकालिता क्या है? तो पौधे जो है, ज़्यादातर पौधे प्रकाश की निश्चित अवधि मिलने पर ही पुष्पन करते हैं। जैसे मान लो उनको 10 घंटे या 12 घंटे का प्रकाश मिलेगा तभी वो पुष्प पैदा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दीप्तकालिता या फोटोपीरियोडिज्म। मतलब निश्चित मात्रा में उनको सनलाइट मिले तभी वो पुष्पन कर सकते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि, दीप्तकालिता में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपने चारे की खोज यानी फोरेजिंग, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम लाते हैं। ज़्यादातर जो जंतु हैं वो सीजनल ब्रीडर हैं, मतलब ऋतु चक्र उनमें चलता है, मतलब किसी विशेष ऋतु आने पर ही वो प्रजनन करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो प्रकाश की अवधि, तापमान, ये सब चीज़ें उनके शरीर में उद्दीपन पैदा करते हैं, जिससे वो सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जैसे आप कुत्तों को देखना कि वो जो है अक्टूबर सितंबर के आसपास वो प्रजनन करता है। तो इनमें प्रकाश का, तापमान का, ऋतु का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये अपनी साथी की खोज में निकलते हैं समय आने पर, है ना। और इसी प्रक्रिया में बहुत सारी मछलियां, बहुत सारी पक्षियां मूव करते हैं, चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे समुद्री जो मछली है वो नदी में आ जाती हैं, जैसे सैल्मन मछली है, समुद्री सैल्मन मछली नदी में आ जाती है। नदी के कुछ मछलियां समुद्र में चली जाती हैं, जैसे ईल नाम की मछली है वो समुद्र में चली जाती है, कैटाड्रोमस एनाड्रोमस कहते हैं इन लोग। वैसे ही पक्षी है, ठंडे इलाके से गर्म इलाके में, गर्म इलाके से ठंडे इलाके में, वो ऋतु परिवर्तन में जाते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लंबी लंबी दूरी तय करने वाले माइग्रेशन भी करते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं।
पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। ये तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर अधिक सूर्य प्रकाश पड़ेगी वहीं पर तापमान भी ज़्यादा रहेगा, और अगर वहां बारिश पर्याप्त हुई तो पौधे बहुत अच्छे से विकसित हो जाएंगे। तो महासागरों की गहराई यानी 500 मीटर से अधिक में पर्यावरण निरंतर अंधकार में रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश महासागर में आधे किलोमीटर तक 500 मीटर तक ही पहुंच पाती है, उसके अंदर फिर अंधेरा हो जाता है। तो वहां पर फिर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव नहीं मिलेंगे, स्वपोषी जीव ही मिलेंगे, और वो भी अंधे ज़्यादातर, क्योंकि वहां पर प्रकाश ही नहीं है। तो उनकी आंखें अविकसित हो जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं। और उतने गहरे में रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का भी कोई स्रोत है। उनको पता ही नहीं है कि ऊर्जा का कोई स्रोत है, और वो जो खा रहे हैं वो उसी का दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर से वो नीचे आ रहा है। तब उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? उनकी ऊर्जा का स्रोत वहीं पर है, अंदर में ही। उसमें कुछ, एक तो ये जो थर्मल वेंट्स हैं, जो समुद्र के अंदर गर्म पानी के झरने निकलते हैं, वो भी। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता मतलब सूर्य के प्रकाश में कौन कौन सी प्रकाश शामिल है, कौन कौन से आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के प्रकाश शामिल हैं। इस चीज को यहाँ पर ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे पौधे जो है विबग्योर यानी कि जो आपका वैजानी पिनाला है, उसी पे ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पराबैंगनी घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है, जबकि महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं है। समुद्र, देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि समुद्र के बाहर यानी थल में या समुद्र के ऊपरी हिस्से में जो जीव रहते हैं उनको ये दृश्य प्रकाश तो मिल जाता है, जो विजिबल लाइट है जिसको हम देख सकते हैं वो मिल जाता है, इसलिए वो उसमें प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन ये जो दृश्य प्रकाश है समुद्र के अंदर बहुत नीचे तक नहीं जा पाता है, 400-500 मीटर तक ही थोड़ा बहुत पहुंचता है, उसके बाद तो एकदम अंधेरा हो जाता है, और उतने में भी वो कम होते होते जाता है। लेकिन पराबैंगनी किरणें, उनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, उनमें ऊर्जा अधिक होती है, तो ज़्यादा गहराई तक पहुँच पाते हैं। तो वही पराबैंगनी किरणें जो इधर ऊपर में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, उनके डीएनए में परिवर्तन करके कैंसर जैसी चीज पैदा कर सकता है, वही पराबैंगनी किरण जो बहुत गहराई में है समुद्र में वहां तक पहुंचती है, और वहां के पौधों को यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध होती है। तो जो लाल शैवाल है, विशेषकर लाल शैवाल पराबैंगनी किरणों में प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। ठीक है, ये देखिए, समुद्रवासी लाल, हरे और भूरे शैवालों में से किनकी गंभीरतम जल में मिलने की संभावना अधिक है? क्यों? तो मैंने आपको बताया कि लाल शैवाल के मिलने की संभावना गहराई में अधिक है, क्योंकि वही है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में। बाकी जो पौधे हैं, हरे शैवाल हैं, ब्राउन शैवाल हैं, जो भी हैं, भूरे शैवाल या दूसरे जो पादप हैं, वो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, उनको दृश्य प्रकाश चाहिए रहता है, इसलिए वो समुद्र की गहराई में अधिक नहीं मिल पाएंगे, वो ऊपर ऊपर हिस्से में मिलेंगे। गहराई में लाल शैवाल ज़्यादा मिलेंगे और कुछ नीले हरे शैवाल। गंभीरतम जल का मतलब है अधिक गहराई। ठीक है, आप समुद्र में ऊपर देखेंगे आप तो ऊपर बहुत हलचल दिखेगी आपको, ऐसे से समुद्र बहुत लहराते दिखेगा, हलचल दिखेगा समुद्र में। लेकिन आप जैसे जैसे गहराई में जाते हैं ना, वैसे समुद्र का जल स्थिर हो जाता है, नीचे बहुत ज़्यादा हलचल नहीं रहती। वैसे नदियों में भी जो ज़्यादा गहराई में है नदियाँ, ऊपर में बहुत तेज बहती हुई दिखेगी, लेकिन नीचे वो बहाव बहुत कम रहता है पानी का। अब है मृदा। मृदा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा के प्रकार के आधार पर ही वहां पर पादप विकसित होंगे। भले ही आप पर्याप्त पानी दे देंगे, पर्याप्त सूर्य प्रकाश दे देंगे, पर्याप्त गर्मी दे देंगे, लेकिन अगर मृदा उनके सपोर्ट में नहीं है, मृदा में अगर पोषक तत्व नहीं है, तो पादप कितना भी कोशिश कर ले बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो सकता। लेकिन अगर मृदा अच्छा पोषक वाला है, उसमें हवा की पर्याप्त मात्रा है, जल की पर्याप्त मात्रा है, पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा है, तो फिर पौधे वहां पर बढ़िया से विकसित होंगे। और एक और कोरिलेशन मैं आपको बता रहा हूं,
कि जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी बारिश सब कुछ होता है, ज़्यादा पौधे विकसित होते हैं, वहाँ की ज़मीन भी रिसाइकलिंग के द्वारा ज़्यादा उर्वर हो जाती है, क्योंकि वही पौधे वही जंतु मरते हैं, वो सड़ते हैं और ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो उस एरिया में ज़मीन भी बहुत उर्वर है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए वहाँ के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा विकसित हो पाते हैं। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यह जलवायु अपक्षय प्रक्रम वेदरिंग प्रोसेस, क्या यह वाहित या अवसादी है तथा इसका विकास कैसे हुआ, इन सब बातों पर निर्भर है। देखिए, मिट्टी कैसे बनी, तो मिट्टी 3-4 प्रकार से बन सकती है या कहीं पर इकट्ठी हो सकती है। पहला, जो चट्टान होते हैं जिसमें मिट्टी बंधी हुई है, उस चट्टान से मिट्टी धीरे धीरे मुक्त होकर के मिट्टी बन जाएगी, उसी को वेदरिंग कहते हैं, वेदरिंग प्रोसेस, अपक्षय प्रक्रम। चट्टानों से मृदा का अलग होकर के मिट्टी बन जाना। वाहित या अवसादी, वाहित का मतलब होता है बहा कर लाई गई है, ज़्यादातर जल के द्वारा या वायु के द्वारा, एलुवियल है ना, ऐसे एलुवियल सॉइल कहते हैं इसको। और सेडिमेंट्री अवसादी का मतलब है नीचे बैठना, जैसे पानी में आया हुआ है और नीचे बैठ रहा है, या समुद्र में है, नदियों से आया है और नीचे बैठ रहा है, तो ऐसे को हम अवसादी कहते हैं, जो धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं और मिट्टी बन जाते हैं या चट्टान बन जाते हैं। मृदा के विभिन्न विशेषताएं, जैसे कि मृदा संगठक, कण साइज और पुंजन मृदा के अंतःस्रवण परकोलेशन तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। मृदा में 2 चीजें होनी बहुत आवश्यक है, एक तो वायु और एक दूसरा जल। तो जल धारण क्षमता जो है, वैसे तो सबसे ज्यादा क्ले वाली मिट्टी का होता है, चिकनी मिट्टी का, वो बहुत ज्यादा जल को अपने अंदर रोक सकती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा जल को रोक लेती है कि हवा के लिए जगह नहीं बचती है। इसलिए चिकनी मिट्टी में अत्यधिक जल स्टोर हो सकता है, फिर भी वो पौधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, जो दोमट मिट्टी है ना, दोमट मिट्टी, उसमें जल भी पर्याप्त मात्रा में रुक जाता है और हवा भी पर्याप्त मात्रा में रुक जाती है, जल और हवा दोनों। तो दोमट मिट्टी, जिसको अपन लोम सॉइल कहते हैं, वो मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब बाकी में फिर पानी कम होने लगता है और वो पौधों के लिए फिर धीरे धीरे कम सूटेबल होने लगता है। सबसे अच्छा दोमट मिट्टी है। इन विशेषताओं के साथ साथ पीएच, खनिज संगठन और स्थलाकृति, टोपोग्राफी जैसे प्राचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, ज्यादातर जो मृदा है उसे उदासीन स्तर पे होना चाहिए, पीएच 7 के आसपास। वैसे पीएच 6.5-7 के आसपास का जो पीएच होता है, हल्का सा अम्लीय, वो पौधों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर क्षारीय है, मिट्टी क्षारीय 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10 है, ऐसे मृदा को हम ऊसर सॉइल कहते हैं, ऊसर। और ऊसर का मतलब होता है जो एकदम इनफर्टाइल है, जिसमें उपज होगी ही नहीं, बंजर जमीन, ऊसर जमीन। तो क्षारीय मृदा ऊसर कहलाती है, बंजर कहलाती है, जिसमें जिप्सम मिला करके हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो अम्लीय मृदा है, वो अत्यधिक अम्लीय होने के पर ही ज़्यादा नुकसान करता है पौधों को। तो उसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, अम्लीय मृदा को, उदासीन या क्षारीय मृदा को। खनिज संगठन मतलब मृदा में कौन कौन से खनिज लवण उपलब्ध हैं। अगर किसी खनिज की कमी है तो आप उसकी पूर्ति करिए खाद दे करके। तो आपको रेगुलर जो है मृदा का टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसको सॉइल टेस्टिंग कहते हैं, मृदा परीक्षण कहते हैं। लेबोरेटरीज में इसकी सुविधा होती है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 25-50 रुपये लेकर के 100 रुपये लेकर के ही वो चेक कर देते हैं। तो आपको ये बता देंगे कि इस मृदा में क्या चीज़ की कमी है, जिसको आप देने के लिए वहाँ पर पूर्ति करने के लिए खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। स्थलाकृति टोपोग्राफी का मतलब है कि जहाँ पर आप हैं या जो पौधा है वो मैदानी इलाका है कि पहाड़ी इलाका है कि पठारी इलाका है, वो टोपोग्राफी है। मतलब स्थलाकृति, वो जगह का आकृति कैसा है, ऊंचाई में है, नीचाई में है, मैदान है, क्या है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे
ठंडक बढ़ते जाती है, मृदा की उपलब्धता कम होते जाती है पहाड़ों में। ये प्राचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। प्राचल का मतलब होता है जो जिसकी मात्रा कम ज्यादा होती है, जिसके गुण कम ज्यादा हो जाते हैं, वो प्राचल कहलाते हैं। इसके बाद यह सब मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोषण हो सकता है। ठीक है, तो अगर सब कुछ अनुकूलित है तो पौधे ज्यादा विकसित होंगे, और जहां पर पौधे विकसित होते हैं वहां पर जंतु विकसित होते हैं। आप अपने घर के बाजू में, आजू बाजू, आगे पीछे में आप कुछ बड़े वृक्ष बनने वाला पेड़ आप लगा दीजिए, या लगा होगा आप देखिए जा करके, तो सुबह सुबह आप देखिए कि उस पेड़ में कितने सारे पक्षी जो है चहचहाते रहते हैं। तो सोचिए एक पेड़ में जब इतने जीव जंतु आ सकते हैं तो पूरे जंगल में कितने हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा पादप विकसित होंगे ना, जंतु उतने ज्यादा विकसित होंगे, और उसका फायदा होगा कि वहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी मतलब होता है जीव जंतुओं का प्रकार। जितना ज्यादा प्रकार के जीव जंतु रहेंगे वहां की बायोडायवर्सिटी उतनी रिच मानी जाती है, उतनी समृद्ध मानी जाती है। इसी प्रकार जलीय पर्यावरण, औषधि विशेषताएं प्रायः वहां पनपने वाले नितलस्थ प्राणियों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। नितलस्थ का मतलब होता है जो प्राणी समुद्र में या बड़े तालाब और उसमें झीलों में बहुत नीचे रहते हैं, जहां तक पानी भी कम प्रकाश भी कम पहुंचता है, वहां पर रहने वाले प्राणियों को अपन नितलस्थ कहते हैं। तो वहां पर जल का पर्यावरण कैसा है, मतलब आसपास क्या चीजें हैं। औषधि विशेषताएं मतलब क्या क्या चीजों का वहां पर अवसादन हो रहा है, मतलब क्या क्या चीजें वहां पर नीचे जाके जम रही हैं। ये सब चीजें उस एरिया के प्राणियों का और पादपों का निर्धारण करते हैं। प्राणियों का नितलस्थ मतलब नीचे घूमने वाले प्राणी, क्योंकि नीचे जो है बहुत नीचे जंतु तो पाए जाते हैं लेकिन पादप अधिक नहीं पाए जाते, क्योंकि पादपों को प्रकाश नहीं मिलती है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वो। अजीवी कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। अनुक्रियाएं मतलब क्या होता है? अनुक्रिया का मतलब है रिस्पॉन्स, कि जैसे मान लो तापमान कम ज्यादा हो रहा है तो आप कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, दूसरे जीव जंतु कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे आपने मच्छरों को देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है मच्छर आपको कम दिखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मच्छर नहीं है, मच्छर हैं, लेकिन वो ठंडे जगहों पे, छायादार जगहों पे छुप गए हैं, वो कम दिखते हैं। कुछ तो मर भी जाते हैं खाने पीने के अभाव में। वैसे ठंड में भी आप देखेंगे जैसे जैसे ठंड बढ़ती है मच्छर कम होने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मध्यम तापक्रम आता है एकदम से मच्छर निकल आते हैं और आपका जीना मुहाल कर देते हैं। अनुक्रिया मतलब वो रिएक्शन क्या करते हैं। यह अनुभव कर लेने के बाद कि अनेक आवासों की अजीवी परिस्थितियां कभी न कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकती हैं, बहुत ज्यादा चेंज। यही कारण है डायनासोर मर गए। डायनासोर के बारे में कहा जाता है, कई प्रकार की थ्योरीज हैं, जिसमें एक थ्योरी है कि ज्वालामुखी फटा तो उसका जो धुआं है, राख है, वो उनके फेफड़ों में भर गया, वो छुप नहीं पाए कहीं पर बड़े आकार होने के कारण से, और मारे गए। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी में एस्टेरॉयड टकराया है। एस्टेरॉयड क्या होता है? पत्थर के बड़े टुकड़े जो पृथ्वी पे आ जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो बहुत बड़ा पत्थर एक बार टकराया था जिससे 1000 परमाणु बम जैसा ऊर्जा निकली थी, तो उससे 90% जीव जंतु नष्ट हो गए पृथ्वी के, उसमें डायनासोर भी शामिल। ऐसा करके कई थ्योरीज दी जाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपको अनुकूलित होना पड़ेगा उस एरिया के लिए। अब हम पूछते हैं, इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दबाव वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं, या कैसे उन परिस्थितियों में रहने की युक्ति ढूंढ लेते हैं। अत्यधिक ठंड पड़ रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, फिर भी वो जीवित रहते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो वो परिवर्तन उन लोगों में शारीरिक अनुकूलता के कारण से होती है। जैसे कि अभी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, अभी ठंड के दिनों में सुबह में वॉक करने निकलता था, तो हम लोग बहुत जैकेट वैकेट एकदम मफलर उफलर पहन के जाते थे, लगा के जाते थे। लेकिन कुछ कुत्तों को, जिनको मैं थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खिला देता हूँ सुबह, उनको मैं देखा कि बढ़िया से रोड में, खुले रोड में सोए हुए हैं। कुछ कुत्ते, ज़्यादातर तो छाए माए में कहीं घुस के सोए हुए हैं, लेकिन कुछ कुत्ते रोड में भी सोए हुए दिखे। यह आश्चर्य वाली बात थी कि इतने ठंड को वो ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं, जब टेम्परेचर 5-7 डिग्री तक उतर चुका है।
तब भी वो घूम रहे हैं। वैसे बारिश में भी भीगते हुए दिखते हैं, बस तो घूम रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। अनुकूलता अलग अलग होती है जीव जंतुओं की। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि आखिर अत्यधिक परिवर्तनशील बाहरी पर्यावरण जीवों को क्यों परेशान करता है। क्योंकि शरीर के अंदर एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, जिससे उस जीव की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। व्यक्ति यह आशा करेगा कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत स्थिर स्थायी आंतरिक यानी शरीर के भीतर ही पर्यावरण विकसित कर लिया होगा, यानी होम्योस्टेसिस। मतलब शरीर के भीतर जो पर्यावरण है उसको बनाए रखना, मतलब शरीर के अंदर की जो कंडीशन है उसको बनाए रखना, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसको स्थिर रखना, ये चैलेंज वाली बात है। यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, रिएक्शंस और कार्यकी प्रकारों को अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जातियों की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। अगर शरीर का आंतरिक वातावरण स्थिर है तब तो आप विकसित भी होगे, जीवित भी रहोगे, क्रियाएं भी करोगे और तंदुरुस्ती रहेगी आप में। लेकिन अगर अंदर का पर्यावरण बिगड़ जाता है, जो कंडीशन है अंदर के शरीर में वो बदलने लगता है, तो फिर आप बीमार पड़ जाते हो या कोई जंतु बीमार पड़ जाएगा और वो मर भी सकता है। उदाहरण के लिए यह निरंतरता शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरणी सांद्रण के रूप में हो सकता है। आपको पता है होम्योस्टेसिस हमारे शरीर में जल की मात्रा और तापमान को बनाए रखना है। अगर हम अपने शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा और स्थिर तापमान बनाने में कामयाब रहते हैं तब तक हम स्वस्थ रहते हैं, अन्यथा हमको बुखार हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो होम्योस्टेसिस का बना रहना जरूरी है। अगर पानी कम पड़ जाता है तो यूरिन कम बनने लगता है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा यूरिन बनने लगता है। मतलब किडनी जो है होम्योस्टेसिस बनाए रखने में, ऑस्मोरेगुलेशन में बड़ी मदद करता है। उदाहरण के लिए यह निरंतर शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थ परासरणी सांद्रण के रूप में हो सकता है। तब आदर्शतः जीव को अपने आंतरिक पर्यावरण यानी समस्थापन या होम्योस्टेसिस कहा जाने वाला प्रक्रम की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, भले ही परिवर्ती बाह्य पर्यावरण परिस्थितियां उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहें। तो बाहर ऋतु बदल रहा है, बाहर तापमान बदल रहा है, बारिश कम हो रही, ज्यादा हो रही, कोई भी परिस्थिति बदल रही है बाहर में, उन परिस्थितियों के बदलने के बावजूद शरीर के अंदर की परिस्थितियां स्थिर होनी चाहिए। शरीर के अंदर ये चीजें जो हमने कहा, तापमान है, जल की मात्रा है, ये चीजें स्थिर होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति जीवित रह सकता है, वो जंतु जीवित रह सकता है, अन्यथा बीमार पड़ के मर भी सकता है। इस महत्वपूर्ण संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हम एक सादृश्य की चर्चा करते हैं, मतलब एक घटना की। मान लो कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होने पर सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सकता है। 25 डिग्री में बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि एंजाइम वगैरह बढ़िया है, और जब बाहर झुलसाने वाली गर्मी होने या जमा देने वाली ठंड होने पर भी अपने निष्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है। भाई आपकी मजबूरी है कि ज़्यादा गर्मी में भी आप काम करते हो, ज़्यादा ठंड में भी आप काम करते हो। ठंड में तो फिर भी थोड़ी कम दिक्कत होती है क्योंकि आप जैकेट पहन लेते हो, लेकिन दूसरे जीव क्या करेंगे? या घर में, कार में यात्रा करते हुए अपने कार्यस्थल पर गर्मियों में वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर और सर्दियों में तापक यानी हीटर का प्रयोग करते हो, तब भले ही उसके बाहर का मौसम कुछ भी हो, उसका निष्पादन हमेशा अधिकतम होगा। आप ये महसूस करोगे, गर्मी के दिनों में जब आपको गर्मी लगती रहती, पसीना निकलते रहता है, तो आपको बेचैनी महसूस होती है और आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन उसी में आपको अगर एसी वाले किसी जगह पे रख दिया जाए जहाँ पर बढ़िया ठंडक हो, तो आप आराम से बढ़िया काम करते रहते हो। वैसे ठंड के दिन हैं, अगर आपको जैकेट और ये स्वेटर वगैरह ना दिया जाए और ऐसी ठंड में आपको छोड़ दिया जाए और जाओ काम करो, तो बस ऐसे ऐसे कुड़कुड़ाते हुए ही आप काम करोगे, वो भी गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो बाहर के तापमान को, परिस्थितियों को हम अपने अनुसार बदल करके हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरे जीवों के पास ये सुविधा तो नहीं है कि एसी में सोए। ठीक है, आपके घर में कोई बहुत पालतू कुत्ता होगा तो हो सकता है आपके साथ वो रात में साथ में ही सोता रहा हो या उसी कमरे में रहता हो, ये अलग बात है। नहीं तो ज्यादातर जीव जंतुओं में कहाँ है फैसिलिटी है। यहां व्यक्ति का समस्थापन
यानी जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो कार्यकी साधनों की बजाय कृत्रिम साधनों द्वारा हासिल किया जाता है। आप अपने शरीर में बदलाव नहीं करते हो बल्कि बाहर के वातावरण को बदलने की कोशिश करते हो। आज अगर एक भी रात में लाइट गोल हो जाता है बिना पंखे बिना बिजली के, आप कहाँ सो पाते हो? दूसरे जीव इन स्थितियों में कैसे रह सकते हैं? हमें विभिन्न संभावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। चित्र 13.3 ये है, देखिए जो जीव हैं ये 3 प्रकार के हैं। एक है नियामक, मतलब रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का मतलब होता है जिनका आंतरिक स्तर की जो परिस्थितियां हैं, शरीर के अंदर की परिस्थितियां हैं, वो एक निश्चित लेवल में बनी हुई हैं। ठीक है, मतलब क्या कि चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, उनके शरीर के अंदर का तापमान और परिस्थितियां एक जैसी हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग इसको वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म रुधिर जीव कहते हैं। गर्म रुधिर जीव में 2 मुख्य आते हैं, एक तो स्तनी आते हैं और दूसरे पक्षी आते हैं। हमारे शरीर का तापमान स्थिर है, 37 डिग्री है। जैसे हमारे शरीर का तापमान, ठंड का दिन हो गर्मी का दिन हो कुछ भी हो, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री फिक्स है। वैसे ही पक्षियों में भी रहता है। इसको हम लोग होम्योथर्मल, आइसोथर्मल, है ना, वार्म ब्लडेड, समतापी जीव, ये सब कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान फिक्स्ड है। जबकि जो दूसरे जीव हैं, जो पक्षी और स्तनियों के अलावा हैं, जैसे सरीसृप है, उभयचर है, मछली है, इनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है। जैसे मान लो वातावरण का तापमान 10 डिग्री 8 डिग्री हो गया तो शरीर का तापमान भी उतना हो जाएगा। अगर बाहर का तापमान 25 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 35 डिग्री हो गया तो भी वो उतना होने की कोशिश करता है। तो शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। ऐसे को हम असमतापी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड, शीत रुधिर कहते हैं। ठीक है, शीत रुधिर, कोल्ड ब्लडेड, असमतापी, ऐसा कहते हैं। तो पक्षियों को और स्तनियों को छोड़ के बाकी अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं रखते हैं, वो असमतापी कहलाते हैं। और जो स्थिर रखते हैं वो समतापी है, और वो नियामक यहां पर रेगुलेटर्स कहलाते हैं। रेगुलेटर्स जो शरीर के तापमान को रेगुलेट करते हैं। और हमारे ब्रेन में रेगुलेटर है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है, 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखता है। हाँ, बुखार होता है उस समय जरूर वो बढ़ने देता है, बढ़ा देता है शरीर के तापमान को, क्योंकि जीवाणु विषाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोकने के लिए बुखार होता है। तो एकदम से बुखार होने पर भी तुरंत ही हमको टेबलेट नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए 1-2 घंटे। फिर भी आप डॉक्टर से पूछ खा लो, भाई मेरे कहने से मत रोकना, कहीं बुखार ज़्यादा हो गया तो जान भी जा सकती है। तो थोड़ा सा ये सब निर्णय अपने हिसाब से लीजिए। दूसरे होते हैं संरूपी, यानी कन्फॉर्मर्स बोलते हैं इनको। कन्फॉर्मर्स मतलब क्या है? वे जीव जो अपने शरीर के तापमान को कम ज़्यादा कर सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वो रेगुलेट नहीं कर सकते, वो एक निश्चित बिंदु पर रेगुलेट नहीं कर सकते, वो कम ज़्यादा होने देते हैं। उनको अपन कन्फॉर्मर्स कहते हैं। जैसे कि सरीसृप है, उभयचर है, मछली है, ये संरूपक है। और कुछ आंशिक नियामक हैं। आंशिक नियामक मतलब जैसे एक निश्चित रेंज तक वो फिक्स रखेंगे। जैसे मान लो वो 25 डिग्री में फिक्स रखते हैं, मान लो तो 25 से 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो तब तक वो 25 डिग्री मेंटेन करेंगे शरीर का। लेकिन अत्यधिक कमी होने लग गया, मान लो 25 डिग्री में स्टेबल रखना चाहते हैं लेकिन वो इधर 0 डिग्री तक आ गया, या उधर 40 45 50 चला गया, तो फिर थोड़ा बहुत वो शरीर के तापमान को कम ज़्यादा करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर परिस्थितियों में वो तापमान को स्थिर रखते हैं, शरीर के तापमान को स्थिर रखते हैं। तो उनको हम आंशिक नियामक कहते हैं। तो 3 तरह के हुए, नियामक यानी रेगुलेटर्स जो शरीर के तापमान को नियमित करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। और संरूपी कन्फॉर्मर्स जो शरीर के तापमान को, परिस्थिति को बदल सकते हैं। और आंशिक नियामक जो कुछ रेंज तक तो स्थिर रख सकते हैं लेकिन उस रेंज के बाहर जाते ही उनको अपने शरीर का तापमान कम ज़्यादा करना पड़ता है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको चित्र में दिखाया। तो पहला है नियमन करना, रेगुलेटर्स, शरीर के तापमान और परिस्थितियों को स्थिर बनाए रखना। कुछ जीव समस्थापन कारिकी कभी कभी व्यवहारिक आदि द्वारा स्थिर रहते, व्यवहारिक भी साधनों द्वारा बनाए रखते हैं। समस्थापन का मतलब शरीर के कंडीशन को स्थिर रखना। कैसे? तो अपने शरीर की ताकत से या बाहरी साधनों की ताकत से, जिससे शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रता आदि स्थिर रहता है। जल की मात्रा भी निश्चित रहती है। जैसे आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन ज़्यादा लगती है, कम पानी पीते हैं तो यूरिन कम लगती है। तापमान बाहर ज़्यादा हो जाएगा तो पसीना निकल के तापमान को कम करेगा। अगर तापमान बाहर का कम हो गया, ठंड लग रही है तो शिवरिंग करेगा, ऐसे कपकपी छूटेगी, उससे शरीर का तापमान मतलब स्थिर रखेगा, थोड़ा गर्मी मिलेगी उसको। सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन बनाए रखने में सक्षम हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि पक्षी और स्तनधारी ही, मैमल्स ही नियत तापी हैं। कुछ यहाँ पर और छोटे मोटे कशेरुकी और अकशेरुकी जातियां भी लिखा हुआ है कि वो नियत तापी हो सकते हैं। विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम हैं, चाहे वे अंटार्कटिका में रहें या सहारा के रेगिस्तान में। अब देखिए, आपको भले ही ऐसा लग रहा होगा कि कितना अच्छा होता कि ठंड के दिनों में शरीर का तापमान थोड़ा कम हो जाता, हमको ठंडी नहीं लगती, गर्मी के दिनों में शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता, हमको गर्मी नहीं लगती, जैसे कि बाकी जीव करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ जान के डर लग जाएगा कि ये जीव जितने रेंज को सह सकते हैं, जैसे मान लो कि उभयचर है मेढक, मान लो मेढक शरीर के तापमान को कम ज़्यादा कर लेता है, और कम ज़्यादा करके वो मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री से लेके 35-40 डिग्री तक कम ज़्यादा कर सकता है। उतने तक तो कम ज़्यादा कर लेगा, लेकिन जैसे उससे ज़्यादा या इससे कम होगा वो मर जाएगा। मतलब वो जिस रेंज में कम ज़्यादा कर सकते हैं उतने रेंज में तो मज़ा रहता है उनका, लेकिन उससे कम या उससे ज़्यादा होते ही उनके जीवन में खतरा हो जाता है। जबकि स्तनधारियों के साथ ऐसा नहीं होता। स्तनधारी बहुत लंबे रेंज के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। आप देखिए कि पूरी धरती पे स्तनधारियों का ही राज है, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं। इसलिए बहुत ठंडे और बहुत गर्मी वाले जगहों, दोनों जगहों पे स्तनधारी मिलते हैं। बहुत ठंडे में अंटार्कटिका सबसे ठंडी जगह है, ठीक है, -58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, और अधिकतम डिग्री 58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मिनिमम -58, अधिकतम +58, ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कहीं कहीं पर। -58 का मतलब समझते हो, अगर बाहर का तापमान 5 डिग्री भी हो जाता है, इतना ठंडा लगता है आपको कि जैकेट और रजाई की जरूरत पड़ती है। 0 डिग्री में आप रहे हैं कि नहीं पता नहीं, मेरा एक आध बार जाने का मौका मिला उधर जम्मू कश्मीर, अमरनाथ और वैष्णो देवी, तो वहाँ पर थोड़ा अनुभव 0 डिग्री का हुआ, 0 के आसपास का। लेकिन अगर माइनस में जा रहा है टेम्परेचर और -50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री जा रहा है, वहाँ पर आप कैसे रह सकते हो? लेकिन वहाँ पर भी स्तनधारी है ना, पोलार बियर, ध्रुवी भालू, वैसी फॉक्स है और भी दूसरे जंतु हैं वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे जीवधारी भी वहाँ पर रह सकते हैं। वैसी सहारा का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, आप चले जाइए 50-55 डिग्री में आप 10 मिनट जिंदा रहेंगे, उसके बाद झुलस जाएंगे और पानी डिहाइड्रेशन होकर मर जाएंगे। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे सरीसृप हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ पक्षी हैं, वो जीवित रहते हैं, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं, इसलिए वो जीवित रह जाते हैं। सहारा अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बड़ा रेगिस्तान है जो गर्म है। गर्म रेगिस्तान में सहारा और थार हमारे भारत में है, सहारा वहाँ अफ्रीका में है। ये दोनों गर्म मरुस्थल में सबसे बड़े माने जाते हैं। ठंडे मरुस्थलों में अंटार्कटिका तो है ही है, गोबी करके एक मरुस्थल है, ये जहाँ तक कि मंगोलिया में है। तो गोबी एक ठंडा मरुस्थल है, मतलब सिर्फ बर्फ है, वहाँ पर पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे। तब भी वहाँ पर कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे आपको मिल ही जाएंगे, चाहे कितना भी ठंडा है या कितना भी गर्मी और पानी कमी है, तब भी कुछ जीव जंतु ऐसे जगहों पे मिल जाते हैं।
अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जाती है वह वैसा ही है जैसा कि मानव अपनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में पसीना निकालते हैं और ठंड में शिवरिंग करते हैं, कंपकपी करते हैं। हम शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक होता है तब हमें बेहद पसीना आता है। पसीना शरीर की गर्मी को लेकर उड़ जाता है, इससे ठंडक महसूस होती है। तो जो व्यक्ति कम पानी पीता है उसको ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा पानी पीता है तो कम पसीना आता है, क्योंकि पानी फिर गर्मी को लेकर के यूरिन में निकलता है। तो आपको पसीना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो। गर्मी के फलस्वरूप पसीना के वाष्प बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन वैसा ही है जैसा कि डेजर्ट कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। जब आप कूलर चलाते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है, डेजर्ट कूलर, ठीक है, कूलर। शीत ऋतु में जब पर्यावरणीय तापमान 37 से कम हो जाता है हम कपकपाने लगते हैं। और कपकपाना क्या है, मसल्स का आपस में रगड़ना होता है जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है और अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। कपकपाना एक प्रकार का व्यायाम है जिससे ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं है। पौधे तो कन्फॉर्मर्स हैं, तापमान उनमें होता ही नहीं, मतलब वो वातावरण के तापमान के हिसाब से उनका शरीर का तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा स्लाइड भी आगे बनाना बाकी रह गया है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसको 1-2 क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।